We are all equals. Men and women have equal status. We have no caste divisions, no high class or low class of people. There is order in this chaos, law in this freedom. If we were to choose a country, it would be my Nagaland, my fair Nagaland, again and again. ये स्पीच दी थी 1952 में अंगामी जापू फिजो ने, जो कि एक सेंट्रल फिगर रहा था सेंचुरीज ओल्ड नागालैंड की इंसर्जेंसी का। साल था 2015 का और हमारी इंडियन फोर्सेस के 20 जवान शहीद हुए, जो कि रीसेंट टाइम्स में वन ऑफ द बिगेस्ट अटैक रहा था बैंड नागा इंसर्जेंट ग्रुप नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड खापलांग के द्वारा। 2015 में ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने हिस्टोरिक पीस एग्रीमेंट साइन किया था नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड आइसेक मूविया से, एंड उम्मीद ये जगी कि नागालैंड जो कि भारत की ओल्डेस्ट इंसर्जेंसी है वो रिजॉल्व हो जाएगी। लेकिन 2024 में फ्रेमवर्क एग्रीमेंट साइन करने के बाद पहली बार NSCN-IM ने वार्निंग दी कि वो फिर से आर्म स्ट्रगल शुरू कर देगा अगर सेंट्रल गवर्नमेंट थर्ड पार्टी इंटरवेंशन के लिए अग्री नहीं करेगी टू एड्रेस द ग्रुप्स डिमांड, जिसमें सेपरेट फ्लैग और सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड है नागालैंड के लिए। और बिल्कुल रिसेंट ही ये न्यूज़ आई है कि नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड IM के फाउंडिंग फादर का बेटा इकातो चीशी शू ने ये अनाउंस किया है कि NSCN-IM ग्रुप के अंदर ही जो ऐसे लोग हैं जो कि अपोज करते हैं किसी भी तरह का पीस एग्रीमेंट भारत सरकार के साथ, उनको ज्वाइन करेगा अक्रॉस द बॉर्डर इन म्यांमार टू कंटिन्यू द स्ट्रगल फॉर नागा नेशन। एंड ये खबर नागालैंड पीस टॉक्स के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। हेलो एंड नमस्कार, दिस इज ऋषभ सिंह एंड यू आर वाचिंग श्री राम साइयस। एंड आज के वीडियो में हम समझेंगे नागालैंड इंसर्जेंसी के बारे में सब कुछ। नागा इंसर्जेंसी का ओरिजिन कैसे हुआ, प्री इंडिपेंडेंट इंडिया क्या क्या इवेंट्स हुए, पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया कौन से इवेंट्स हुए, किस तरह से पीस एग्रीमेंट साइन हुआ, उसमें से कई फेल हुए, क्यों फेल हुए, एंड प्रेजेंट सिनेरियो में क्या स्टेलमेट आया है NSCN-IM और सेंट्रल गवर्नमेंट में रिगार्डिंग द पीस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट। आगे बढ़ने से पहले एक इन्फॉर्मेशन, अगर आप UPSC एस्पिरेंट हैं एंड आपको नहीं समझ में आ रहा है हाउ टू स्टार्ट योर UPSC जर्नी, सो आप श्रीराम IAS के फ्री मेंटोरशिप के थ्रू अपनी कंफ्यूजन को रिजॉल्व कर सकते हैं। फॉर्म की लिंक कमेंट्स और डिस्क्रिप्शन दोनों में पिन्ड है। चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नागा इंसर्जेंसी का ओरिजिन 13th सेंचुरी से ट्रेस बैक किया जा सकता है, जब अहोम किंग्स ने नागास को कंट्रोल करने की कोशिश करी विद कैरेट एंड स्टिक अप्रोच। इस ईडियम का मतलब है ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट दोनों हैं। लेकिन नागालैंड की इंसर्जेंसी की एक्चुअल डॉक्यूमेंटेशन 19th सेंचुरी से होती है, जब ब्रिटिशर्स का कंसोलिडेशन भारत में चल रहा था। अर्ली 19th सेंचुरी में ब्रिटिशर्स ने अहोम किंगडम को डिफीट किया एंड उसके बाद पहली बार ब्रिटिशर्स नागास के कांटेक्ट में आए इन द ईयर 1832, जिसको कैप्टन जेनकिंस एंड पेप्टन लेड कर रहे थे। इनिशियली तो ब्रिटिशर्स ने नागास को कंट्रोल करने का ट्राई किया विद अ प्रोसेस कॉल्ड कंट्रोल फ्रॉम आउटसाइड, जिसके अंडर ब्रिटिशर्स एक्सपीडिशंस भेजते थे नागा हिल्स पर, बट ये बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं हो पाया। सो 1847 के बाद से ब्रिटिशर्स ने आउटपोस्ट स्टैब्लिश करना स्टार्ट किया नागा हिल्स पर एंड इस प्रोसेस को कहा गया कंट्रोल फ्रॉम विद इन, बट ये भी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल ब्रिटिशर्स के लिए नहीं हो पाया। लेकिन नागा हिल्स के मोस्टली एरिया से स्टिफ रेजिस्टेंस के बाद भी ब्रिटिशर्स ने अपना कंट्रोल कंसोलिडेट कर लिया था नागा हिल्स पर एंड 1876 में नागा हिल्स के डिस्ट्रिक्ट का सब डिवीजन स्टार्ट हुआ एंड डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर सेटअप किया गया कोहिमा में 1878 में। अब इन सब एक्टिविटीज के दौरान नागाज ने बड़ा टफ फाइट दी थी ब्रिटिशर्स को, लेकिन ब्रिटिशर्स ने जैसे तैसे रिवोल्ट को सप्रेस कर दिया, क्योंकि ब्रिटिशर्स के लिए नॉर्थ ईस्ट की ज्योग्राफिकल लोकेशन काफ़ी स्ट्रैटेजिक थी। लेकिन इसके बावजूद भी पूरी तरह से ब्रिटिशर्स नागास को कंट्रोल नहीं कर पाए थे। देखिए 20th सेंचुरी के सेकेंड डेकेड में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता है। उस दौरान ब्रिटिशर्स ने कई सारे नागास को फ्रांस भेजा था एज लेबरर्स। अब जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ तब कई सारे नागास की डेथ हो गई, लेकिन इनमें से कुछ फॉर्चुनेट लोग बच गए एंड वो वापस भारत आए विद रिमार्केबल नॉलेज, क्योंकि ये सभी लोगों ने पहली बार अपने एरिया से निकलकर और कंट्रीज में क्या हो रहा है ये विटनेस किया, कैसे नेशंस लड़ रहे हैं अपनी मदरहुड, डोमिनेंस और सोवरेनिटी के लिए। एंड देन दीज इंडिविजुअल्स केम टुगेदर एंड ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुई द नागा क्लब 1918 में। नागा क्लब में नागा सोसाइटी के सभी ट्राइब्स के रिप्रेजेंटेटिव साथ आए और इस नागा क्लब की मीटिंग्स के दौरान सोशियो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल प्रॉब्लम जो भी नागास फेस कर रहे थे उस पर डिस्कशन होता था। कुल मिलाकर डिफरेंट ट्राइब्स को यूनाइट किया गया नागा क्लब ने विद इन दी नागा सोसाइटी। अब इस नागा क्लब में नागालैंड की इंडिपेंडेंस को लेकर अलग अलग सोच थी। कुछ का मानना था कि भारत के साथ रहना चाहिए, कुछ इमीडिएट इंडिपेंडेंस चाह रहे थे एंड कुछ सेक्शन ऑफ पीपल ब्रिटिश एम्पायर के अंडर रहना चाह रहे थे डेफिनेट टाइम तक। एंड जनवरी 1929 में नागा क्लब ने एक मेमोरेंडम सबमिट किया साइमन कमीशन को। अब साइमन कमीशन भारत इसलिए आया था सो दैट कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म सजेस्ट किए जा सकें कि कैसे भारत को एडमिनिस्टर करना है फ्यूचर में। सो नागा क्लब के इस मेमोरेंडम में ये डिमांड थी कि नागास को प्रपोज्ड स्कीम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स ऑफ इंडिया से एक्सक्लूड किया जाए एंड ब्रिटिशर्स ही डायरेक्टली लुक करें नागास को
एंड 1935 में साइमन कमीशन ने नागास के एक्सक्लूजन को रिकमेंड भी किया, हालांकि इस पर कुछ भी एक्शन नहीं लिया गया। देन अप्रैल 1945 में नागा हिल्स डिस्ट्रिक्ट काउंसिल स्टैब्लिश किया जाता है एंड इसका ऑब्जेक्टिव था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जो भी लॉसेस हुए हैं उसे रिपेयर किया जा सके। एंड 1946 में इस काउंसिल की मीटिंग होती है वोखा डिस्ट्रिक्ट में, जहां पे इस काउंसिल का नाम बदलकर रखा जाता है नागा नेशनल काउंसिल, दैट इज NNC। इस काउंसिल में भी डिफरेंट ट्राइब्स के रिप्रेजेंटेटिव थे एंड इसी दौरान बर्मा से मींस म्यांमार से भारत वापसी होती है अंगामी जापू फिजो की। ये NNC का लीडर बनता है एंड फिजो की लीडरशिप में जून 1946 में NNC मेमोरेंडम सबमिट करती है कैबिनेट मिशन को, जहां पर 4 डिमांड्स रखी गई थी इंक्लूडिंग नागा हिल्स की ऑटोनॉमी। लेकिन फिजो ने इन चारों मेमोरेंडम को रिजेक्ट कर दिया और उसका स्टैंड सिंपल था, कंप्लीट सोवरेन स्टेट फॉर नागालैंड। फरवरी 1947 में फिजो ने एक और मेमोरेंडम सबमिट किया जहां पर यह था कि नागा हिल्स भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब ये जो पॉलिटिकल स्टांस बन रहा था नागा हिल्स में, इसको रिजॉल्व करने के लिए एक अग्रीमेंट साइन होता है NNC के लीडर्स और आसाम के गवर्नर अकबर हैदरी के बीच में, विच वाज नोन एज 9 पॉइंट अग्रीमेंट इन द ईयर 1947। अब इस 9 पॉइंट अग्रीमेंट के इंटरप्रिटेशन को लेकर कंट्रोवर्सी आ गई। फिजो ने ये इंटरप्रेट किया कि 10 साल बाद नागालैंड फ्री होगा अपना सोवरेन स्टेट बनाने को, वहीं इंडिया का सिंपल स्टांस था कि ऑटोनॉमी प्रोवाइड की जाएगी नागा हिल्स को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के विद इन। अब इस एग्रीमेंट के कुछ टाइम बाद इंडिया वार्न करता है कि नागा हिल्स अगर इंडियन यूनियन के साथ नहीं आएगा तो फोर्स का यूज किया जाएगा, क्योंकि ये वही टाइम था जब प्रिंसी स्टेट्स का इंटीग्रेशन स्टार्ट हो चुका था, जहां पर नेगोशिएशंस और फोर्स दोनों का यूज हुआ था। अब इसके बाद फिजो अपने कुछ मेंबर्स के साथ गांधी जी से भी मिलता है और गांधी जी का कहना था कि इंडिपेंडेंट होने का हक सबको है, लेकिन जो भी प्रोसेस या डिस्कशन चल रहे हैं वो नॉन वायलेंस से ही होने चाहिए। अब डेट पास आ रही थी इंडिया की इंडिपेंडेंस की, लेकिन नागा हिल्स का इशू रिजॉल्व नहीं हुआ था। ऐसे में 14 अगस्त 1947 को मींस भारत की आजादी से एक दिन पहले फिजो नागालैंड की इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर देता है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इसके बाद एक सेपरेट कमिटी बनाती है अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ आसाम्स फर्स्ट चीफ मिनिस्टर एंड इस कमेटी का काम था कि नागा हिल्स को इंडियन यूनियन में मर्ज करें, लेकिन नागा नेशनल काउंसिल ने इस कमेटी को रिजेक्ट कर दिया और अपना एक भी रिप्रेजेंटेटिव नहीं भेजा। फिर 1950 में कोहिमा में यूनिलैटरली प्लेबिसाइट होता है जिसको फिजो ने ही कंडक्ट कराया था, जिसमें 99% के अराउंड लोग सोवरेन नागालैंड स्टेट के फेवर में थे, जिसको इंडियन गवर्नमेंट ने रिजेक्ट कर दिया। इसके बाद फिर NNC ने मेमोरेंडम पास किया जहां पे ये इंस्ट्रक्शन था कि कोई भी नागा आसाम लेजिस्लेटिव असेंबली या इंडियन पार्लियामेंट को ज्वाइन नहीं करेगा। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल इलेक्शंस जो 1951 में हुए इसको भी बायकॉट किया गया NNC के द्वारा एंड भारत का पहला जनरल इलेक्शन 1952 में इसको भी टोटल बायकॉट किया गया था NNC के द्वारा। सिचुएशन को देखते हुए 1953 में उस वक्त भारत के प्राइम मिनिस्टर पंडित नेहरू नागालैंड विजिट करते हैं, लेकिन इस विजिट के बाद भी कोई कॉन्क्रीट सोल्यूशन नहीं निकला एंड 1954 से काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन स्टार्ट होते हैं जहां पर क्रैक डाउन करना शुरू हुआ नागा इंसर्जेंट्स पर। 1956 में नागा नेशनल काउंसिल एक अंडरग्राउंड फेडरल गवर्नमेंट भी स्टैब्लिश कर देती है और 1955 से 1964 तक हैवी काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन स्टार्ट होते हैं, जिस दौरान भारत के बहुत से ऑफिसर्स शहीद हुए, मिलिटेंट्स को भी क्रैक डाउन किया जाता है एंड सिविलियंस की भी जाने जाती हैं। एंड नागा मिलिटेंट्स को पाकिस्तान और चाइना से भी सपोर्ट आ रहा था फॉर कंटिन्यूइंग देयर स्ट्रगल अगेंस्ट द इंडियन स्टेट। सो इंसर्जेंसी को काउंटर करने के लिए काफी सारे एक्ट्स भी पास किए जा रहे थे, जिनमें से एक इंपॉर्टेंट एक्ट रहा आर्म फोर्स स्पेशल पावर्स एक्ट, जिसको 1958 में पास किया गया था। अब आसफा में स्पेशल पावर्स प्रोवाइड करी गई थी इंडियन आर्म फोर्सेस को डिस्टर्ब एरियाज में टू मेंटेन द पब्लिक ऑर्डर। सो 1954 से 1960s के डेकेड तक में नागालैंड में वायलेंस का सर्ज था, जिससे फियर और टेंशन थी नागा हिल्स पे एंड एक स्ट्रॉन्ग अर्ज आना शुरू हुआ कि इस कॉन्फ्लिक्ट को खत्म किया जाए। सो इसी सोच के साथ कुछ लीडर्स जो कि पहले खुद नागा नेशनल काउंसिल के मेंबर्स थे, उन्होंने एक इनिशिएटिव बनाया विच इज द नागा पीपल्स कन्वेंशन एंड NPC के 3 कन्वेंशंस हुए 1957, 1958 और 1959 में, जिसके बाद 16 पॉइंट अग्रीमेंट क्रिएट हुआ एंड इसी के बेसिस पे नागालैंड को स्टेटहुड मिला विद इन द इंडियन यूनियन इन द ईयर 1963। अब जो मॉडरेट्स नागा लीडर्स थे उनके लिए स्टेटहुड एक पॉजिटिव एस्पेक्ट था इन ऑर्डर टू एंड द कॉन्फ्लिक्ट, लेकिन जो एक्सट्रीमिस्ट स्टांस वाले थे उनको कंप्लीट सेपरेट सोवरेन स्टेट ही चाहिए था। दैट्स व्हाई स्टेटहुड मिलने के बाद भी इंसर्जेंसी कंटिन्यू रही। नागालैंड को जब स्टेटहुड मिला तो NPC फिर पॉलिटिकल पार्टी में ट्रांसफॉर्म हो गई विच इज नागालैंड नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एंड नागालैंड स्टेट के फर्स्ट इलेक्शन में अराउंड 70% नागाज ने पार्टिसिपेट किया एंड ये वही रीजन है जब 1952 के जनरल इलेक्शंस को बायकॉट किया गया था। नागालैंड जब स्टेट बना तब फिजो लंदन जा चुका था एंड अपनी गुरिल्ला प्रैक्टिसेस कंटिन्यू कर रहा था वहीं से। स्टेटहुड बनने के बाद इंडियन गवर्नमेंट कई सारे पीस टॉक्स भी इनिशिएट कर रही थी एंड इसी के साथ साथ
ऑम्बुश अटैक्स भी कंटिन्यू थे एक्सट्रीमिस्ट नागा मिलिटेंट उनकी तरफ से। फिर आता है साल 1975 का, जब हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने मैसिव काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन लॉन्च किया एंड इस ऑपरेशन ने फोर्स किया इंसर्जेंट्स को कि वो नेगोशिएटिंग टेबल पर आए। एंड देन साइन होता है शिलोंग अकॉर्ड 1975 में, जिसमें एनएनसी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट करता है, सरेंडर करता है, सो दैट ग्राउंड प्रिपेयर हो सके फ्यूचर टॉक्स के लिए इंडियन गवर्नमेंट के साथ। लेकिन शिलोंग अकॉर्ड के टर्म्स एनएनसी के कुछ मेंबर्स को एक्सेप्ट नहीं थे और फिर ग्रुप ऑफ अराउंड 140 एक नई ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करते हैं जिसका नाम था नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड अंडर द लीडरशिप ऑफ मुइवा, आइसेक चिशी शू एंड एसएस खापलांग। एंड एनएससीएन ने इंसर्जेंसी कंटिन्यू रखी अगेंस्ट द इंडियन स्टेट। इसके बाद भी सेवरल पीस टॉक्स इनिशिएट किए गए, लेकिन एनएससीएन की साइड से रिस्पांस नहीं आया। लेकिन फिर अप्रैल 1988 में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट के चलते एनएससीएन दो ग्रुप्स में स्प्लिट होता है, एनएससीएन आईएम एंड एनएससीएन के। और इंडियन गवर्नमेंट के साथ जो भी पीस टॉक्स हो रही हैं वो एनएससीएन आईएम के साथ ही हो रही हैं। फिर 1997 में एनएससीएन आईएम पीस एग्रीमेंट साइन करता है इंडियन गवर्नमेंट के साथ और इस एग्रीमेंट में अग्री किया गया कि पॉलिटिकल सॉल्यूशंस निकाला जाएगा नागालैंड इशू को रिजॉल्व करने के लिए। फिर साल 2015 में फ्रेमवर्क एग्रीमेंट साइन होता है बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड एनएससीएन आईएम, जिसको तब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने डिस्क्राइब किया था हिस्टोरिक अग्रीमेंट टुवर्ड्स सेटलिंग दी ओल्डेस्ट इंसर्जेंसी इन इंडिया। एंड इस अग्रीमेंट ने स्टेज करी फर्दर ऑनगोइंग पीस टॉक्स के लिए। एंड साल 2017 में 6 और नागा आर्म्ड आउटफिट्स ने इस पीस टॉक्स को ज्वाइन किया था। अब देखिए जो प्रेजेंट सिनेरियो है उसमें एक की कंटेशियस इशू है एंड वो ये है कि एनएससीएन आईएम सेपरेट फ्लैग और सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड कर रहा है नागालैंड के लिए, जिसको इंडियन गवर्नमेंट ने रिजेक्ट कर दिया है। इसी वजह से स्टेलमेट आ चुका है एंड एनएससीएन आईएम ने आर्म स्ट्रगल रिज्यूम करने की वार्निंग भी रिसेंटली दे दी। सो नीड ऑफ द आवर ये है कि जो 1997 से पीस टॉक्स इनिशिएट हुई है उसको इंटैक्ट रखना है, जो भी स्टेलमेट है उसको केयरफुली कम्युनिकेशन से रिजॉल्व करना है, सो दैट भारत की ओल्डेस्ट इंसर्जेंसी नागालैंड ये पूरी तरह से रिजॉल्व हो सके। सो ये थी पूरी वीडियो नागालैंड की इंसर्जेंसी पे। आई होप आपको पूरे इवेंट समझ में आए होंगे। कोई डाउट होगा तो आप अपने डाउट्स कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा एंड कमेंट भी ज़रूर से करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके के क्वालिटी एंड एंगेजिंग कंटेंट आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। दिस इज ऋषभ सिंह साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।